हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है BDS यूट्यूब चैनल पर। देखिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था बेटा कि एक प्रश्न हम ऑलरेडी लेके चले हुए थे, ठीक है ना, कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली क्या बतलाइए, समस्याएं बतलाइए। बोर्ड में आता है प्रश्न, कई बार आता है ना, घुमा फिरा के ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। और उत्पन्न होने वाली कोई 4 या 5 क्या बतलाइए, समस्याएं बतलाइए। ठीक है, देखिए प्रश्न बता देता हूं आपको, है ना, और नोटिस भी किया था मैंने पिछली वीडियो में, आपको ध्यान आना चाहिए। ठीक है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएं निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? समस्याएं निकालनी है। और नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है भैया, जब जनसंख्या अगर लगातार ऐसे ही तीव्र गति से कहां की ओर बढ़ेगी, आगे की ओर बढ़ेगी, तो याद रखना देश के किसी भी देश के समक्ष लगभग क्या उत्पन्न हो जाती हैं, चुनौतियां या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। समझ में आ गया? जैसे कि, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर देखना भैया ना, समस्याएं बताइए, समस्याएं बताइए, देखिएगा। ठीक है, समस्याएं नोटिस करते रहना अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है ना, नोटबुक और पेन। वीडियो आप जब देख रहे हैं ऑनलाइन आकर के तो नोटिस करते रहें, विशेषकर 12th क्लास के बच्चे तो नोटिस करते ही रहें कंटिन्यू। जैसे जैसे अपना वीडियो आगे चल रहा है, क्या क्या टॉपिक मैंने आपको आगे बढ़ा दिया है, वैसे वैसे आप भी जो है, ठीक है बेटा, अपने नोटबुक के अंदर जो भी मैं आपको प्रश्न यहाँ चला रहा हूँ और उनके आंसर्स जो मैं आपको यहाँ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, नोटिस करते रहिए। ठीक है बेटा, देखिए, तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएं बतलाइए, जिसमें से देखना भाई, पहला आ गया प्रकृति में असंतुलन, प्रकृति में असंतुलन। दूसरी समस्या, मैं समस्याएं लिख देता हूं, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है भाई, दूसरा आ गया कीटनाशक दवाओं एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि, कीटनाशक दवाओं एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि। ठीक है भाई, ये तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में उत्पन्न होने वाली प्रमुख क्या है भैया, समस्याएं। ठीक है, समस्याएं बहुत सारी निकलेंगी, लेकिन आपको तो कम से कम 5 समस्याएं जो है याद रखनी ही है। समझ में आ गया? तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली प्रमुख क्या बतलाइए, समस्याएं बतलाइए। जैसा कि नॉर्मल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रकृति में असंतुलन, दूसरा देखना कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि। तीसरी समस्या, समस्याएं ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए भैया, आ गया जल प्रदूषण, समस्या बन गई जल प्रदूषण। ठीक है, चौथी समस्या हम यहां लेके चलते हैं भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन। अगली समस्या अपन लेके चलते हैं, निकालते चलिए अशिक्षा। क्या आ गई भाई, अशिक्षा। अगली समस्या किसी भी देश के समक्ष उत्पन्न हो जाती है, जो सबसे बड़ी समस्या है, इसको कहेंगे अपन बेरोजगारी। क्या कहेंगे भाई, बेरोजगारी। ठीक है, इसके बाद अगली समस्या निकालते हैं यहां से, देखना भाई पर्यावरण प्रदूषण। क्या आ जाएगा भाई, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद में आगे समस्याएं निकालिए, समस्याएं निकाल देता हूं, पॉइंट बता देता हूं आपको, है ना। निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर। ठीक है, अगली समस्या निकालें, अगली समस्या निकालें तो भूमिगत जल स्तर में, भूमिगत जल स्तर में, भूमिगत जल स्तर में कमी, भूमिगत जल स्तर में कमी। अगला पॉइंट निकालें तो बन जाता है निम्न आर्थिक विकास। क्या बन जाता है भाई, निम्न आर्थिक विकास। ठीक है, इसके अलावा और जो समस्या है थोड़ा सा मैं यहां निकाल रहा हूं। ठीक है, खाद्यान्न समस्या। क्या बन जाती है भाई, खाद्यान्न समस्या बन गई। इसके अलावा आगे समस्या निकालते हैं तो देखना बेटा, वनों की लगातार या वनों के कटाव के कारण,
वनों की कटाव के कारण, ठीक है, यहाँ सूखा की स्थिति जो है बढ़ जाती है। सूखा के अलावा बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है, ठीक है। और साथ में साथ एक और समस्या बढ़ जाती है जिसे कहा जाता है मृदा अपरदन। क्या कहा जाता है भाई? जिसे मृदा अपरदन कहा जाता है, ठीक है। ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा और निकालें तो गंदी बस्ती या गंदी बस्तियों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, या कहें तो इन्हें ही मलिन बस्तियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इन्हें ही मलिन बस्तियां कहा जाता है, ठीक है। ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समझ में आ गया भाई? तो देखिए बेटा, आज तो मैंने आपको थोड़ा और ज्योग्राफी को बेटर ढंग से समझाने के लिए, बहुत और भी अच्छे ढंग से समझाने के लिए, है ना, क्योंकि बार बार मुझे भी कहीं ना कहीं मानचित्र का उपयोग करना पड़ता है गूगल के अंदर, और करना पड़ेगा, है ना, ये जरूरी है। इसलिए मैंने आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑलरेडी एक मानचित्र आपको यहाँ इंडिकेट कर दिया है ना। जो चीज होगी तो अपन यूज करेंगे, मानचित्र को भी अपन क्या करेंगे? यूज करेंगे। आपको समझाऊंगा कि यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। समझ में आ गया? चलते हैं बेटा, ना। तो मैंने क्या प्रश्न बताया था आपको कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली भारत के अंदर प्रमुख बराबर क्या बतलाई समस्याएं बताइए। प्रकृति में असंतुलन, ठीक है। तो लगातार जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है। समझ में आ गया? जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा कि 2001 में भारत की जनसंख्या 102 पॉइंट कितनी थी? 07 करोड़। और यही भारत की जनसंख्या जो है 2011 में बढ़कर हो गई लगभग कितनी? 121 करोड़, ठीक है। अगर मैं बात यहाँ पे 1901 की भी करूं तो भारत की जनसंख्या लगभग थी 23.84 करोड़। कितनी थी भाई? 23.84 करोड़, ठीक है ना। तो 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102.07 करोड़ लगभग, ठीक है, पढ़ चुके हैं आप पहले भी। 2011 में यही भारत की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? लगभग 121 करोड़। कितनी हो गई? लगभग 121 करोड़। और 1901 की बात करें, कब की बात करें? जनगणना वर्ष 1901 के अनुसार अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी भाई? 23.84 करोड़। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है भैया कि भारत में लगातार जो है जनसंख्या जो है बड़ी तीव्र गति से क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है। और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है, याद रखना बेटा, ये समस्याएं, है ना, कोई भी 5 आप देख लेना, है ना, मैंने बहुत सारे बिंदु निकाले हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं बनती हैं। समझ में आ गया? और कोई 5 तो आपको हर हाल में क्या करने हैं? याद रखने हैं। यानी कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण ये समस्याएं जो है क्या होती है? उत्पन्न होती हैं, ठीक है। देख लो बेटा, पहला कि प्रकृति में क्या उत्पन्न हो जाता है? असंतुलन। समझ में आ गया? क्योंकि तीव्र गति से जब जनसंख्या क्या होगी? आगे बढ़ेगी। तो समझ में आ गया? क्या होगा कि मानव जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति का क्या करने लगता है? विदोहन करना प्रारंभ कर देता है। समझ में आ गया? जिसके कारण प्रकृति में क्या उत्पन्न हो जाता है? असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। दूसरी समस्या, है ना, मानव जो है कृषि कार्यों में लगातार, देखना बेटा, कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों का क्या करने लगा है? उपयोग करने लगा है। जिसके कारण क्या होता है? इनका उपयोग करने से, कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से मानवीय स्वास्थ्य पर भी क्या पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में जल प्रदूषण, लगातार देखना बेटा, ना, जनसंख्या बढ़ेगी तो लगातार आप देखना बेटा नदियों के किनारे आप देखते होंगे कि औद्योगिक इकाइयां खुली हुई हैं। समझ में आ गया? अनेक प्रकार की औद्योगिक इकाइयां खुली हुई हैं, और औद्योगिक इकाइयों और कल कारखानों से निकलने वाला जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है भाई, क्या होता है? औद्योगिक इकाइयों और कल कारखानों से निकलने वाला जो आपका क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ होता है। इस अपशिष्ट पदार्थ को भी क्या कर दिया जाता है? नदियों के जलों में क्या कर दिया जाता है? विसर्जित कर दिया जाता है, या कहें तो विलीन कर दिया जाता है। जिसके कारण जल जो है क्या होता है? प्रदूषित होता है। और प्रदूषित जल का उपयोग करने से भी क्या होता है? अनेक प्रकार की जल जनित जो है क्या उत्पन्न होती है? बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हैजा है ना, चेचिस है, आपका पीलिया है, ठीक है, आदि अन्य प्रकार की जो है बीमारियां क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। समझ आ गया? दूसरी आपका जो अगला जो आपकी समस्या है, भूमंडलीय तापन, है ना। भूमंडलीय तापन का मतलब ये होता है, मैं यहाँ कोष्टक में लिख रहा हूँ, आप नोटिस करना, है ना, पृथ्वी के तापमान में, पृथ्वी के तापमान में क्या आने लगती है? पृथ्वी के तापमान में ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या आने लगती है? वृद्धि आने लगती है ना। कौन सी गैस के लगातार उत्सर्जन के कारण? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लगातार क्या होने के कारण? उत्सर्जन होने के कारण, याद रखना, पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होती है उस स्थिति को ही क्या कहा जाता है? भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो ये स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अशिक्षा, समझ में आ गया? तीव्र जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो देश के सामने एक और समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कौन सी? अशिक्षा, ठीक है। ये पॉइंट ऐसे हैं जिनका आप खुद भी, है ना बेटा, इतना तो हमारे अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है ना। ये जो पॉइंट है इतने कठिन भी नहीं है। अशिक्षा आ गया। अशिक्षा जैसी एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है देश के अंदर, है ना। तो देश की लगभग आज भी क्या कंडीशन है? समझ में आ गया? 74.04% जनसंख्या ही क्या है? साक्षर है। तो लगभग मेरा कहने का मतलब
यहाँ पीछे से आप निकाल ले ना, लगभग 27 या 28% के पास आज भी जनसंख्या कैसी है, निरक्षर है। कैसी है, निरक्षर है, यानी कि अशिक्षा बनेगी समस्या। अशिक्षा के बाद में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। क्या है भैया, बेरोजगारी, तो जो कि आप देख ही रहे होंगे। समझ में आ गया, बेरोजगारी भारत के अंदर जो है सबसे बड़ा क्या है, मुद्दा है। समझ में आ गया, सबसे बड़ी समस्या है। समझ में आ गया, और ये क्यों उत्पन्न होती है, समझ में आ गया। एज एग्जांपल जैसे मान लो गवर्नमेंट की तरफ से कोई 500 पदों पर अगर कोई वैकेंसी निकलती है, समझ में आ गया, और 500 पदों पर आवेदन फॉर्म आप देखते होंगे, है ना, 500 पदों पर आवेदन फॉर्म आप देखते होंगे, तो 500 पदों पर आवेदन फॉर्म लगभग कितने पहुंच जाते हैं, कभी कभी तो 10 लाख, कभी 12 लाख, 15 लाख पहुंच जाते हैं ना, लेकिन पद तो कितने ही भरे जाने हैं, पद तो 500 ही भरे जाने हैं। तो इसका मतलब 500 के बाद में जितने भी व्यक्ति रह गए हैं, समझ में आ गया, 500 पदों पर नियुक्ति होने के बाद में जितने भी व्यक्ति रह गए हैं वो सब बराबर काय की कैटेगरी में आ जाते हैं, लगभग बेरोजगारी की कैटेगरी में आ जाते हैं। समझ में आ गया, तो बेरोजगारी अपने आप में सबसे बड़ी क्या है, समस्या है। बेरोजगारी का मतलब समझ में आ गया कि व्यक्ति के पास लगभग करने के लिए कोई भी कार्य नहीं होता है। समझ में आ गया, कैसा बैठा हुआ है, निठल्ला बैठा हुआ है। कैसा बैठा हुआ भाई, निठल्ला बैठा हुआ है। समझ में आ गया। पर्यावरण प्रदूषण, समझ में आ गया, पर्यावरण प्रदूषण, तीव्र जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो पर्यावरण के साथ में भी कहीं ना कहीं मानव जो है क्या करने में लगा हुआ है, खिलवाड़ करने में लगा हुआ है। समझ में आ गया। और पर्यावरण प्रदूषण की भी बात करें बेटा, किसकी बात करें, पर्यावरण प्रदूषण की भी बात करें। देखो ये रहा पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण की भी बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण भी यहां निकालें, डिवाइड करें, पर्यावरण प्रदूषण को अगर डिवाइड करें, ठीक है ना, तो पर्यावरण प्रदूषण को डिवाइड करना है, देखना भैया ना, तो देखना ध्वनि प्रदूषण क्या आ गया, ध्वनि प्रदूषण आ गया, वायु प्रदूषण क्या आ गया भाई, वायु प्रदूषण, आगे बेटा आगे मृदा प्रदूषण, ठीक है, और एक और चौथा प्रकार निकाले पर्यावरण प्रदूषण का तो आ जाता है जल प्रदूषण। क्या आ जाता है, जल प्रदूषण। अब आप देख लीजिए, है ना, पर्यावरण प्रदूषण के मैंने आपको कितने प्रकार निकाले हैं, 4 प्रकार, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण। समझ में आ गया। चारों ही प्रदूषण के बताइए बेटा जन्मदाता कहीं ना कहीं मानव निकल कर आता है कि नहीं आता है, यानी कि चारों ही प्रदूषण को कहीं ना कहीं जन्म देने वाला स्वयं कौन है, मानव है। कौन है, मानव है। समझ में आ गया। इसलिए तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण हमें अगली समस्या कौन सी दिखाई देती है, पर्यावरण प्रदूषण। समझ में आ गया। यानी कि पर्यावरण की जो जीवनदायिनी शक्तियां हैं, जीवनदायिनी जो शक्ति है उनकी गुणवत्ता में क्या आना, कमी आना, क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण की बात कर लो आप, एज ए एग्जांपल छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं यहाँ काय की तरह बेटा, ध्वनि प्रदूषण का ध्यान दीजिएगा ना। ध्वनि प्रदूषण जो मानव की एक सुनने की क्या होती है, सहज क्षमता होती है। समझ में आ गया। मानव के सुनने की जो एक सहज क्षमता होती है, जो एक लिमिट होती है, उस लिमिट से भी कहीं अधिक मानव की सहज क्षमता सुनने की, उससे भी कहीं अधिक बराबर काय का उत्पन्न होना, शोर का उत्पन्न होना या ध्वनि का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जिसको कि याद रखना बेटा काई में मापा जाता है, इकाई निकाले तो है ना, काई में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण, जिसको कि डेसिबल में मापा जाता है। वायु प्रदूषण समझ में आ गया। लगातार देखो बेटा जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की भी संख्या आपको अधिक नजर आएगी, नहीं आएगी, आएगी, आएगी। औद्योगिक इकाइयां बढ़ेंगे, कारखाने बढ़ेंगे, समझ में आ गया। और वाहन जो दौड़ रहे हैं इनसे भी निकलने वाला बराबर कौन सा धुआं, विषैला धुआं, समझ में आ गया। और औद्योगिक इकाइयों और कल कारखानों से निकलने वाला कौन सा धुआं, विषैला धुआं, ये भी वायुमंडल में, याद रखना बेटा, कौन से प्रदूषण को जन्म देता है, वायु प्रदूषण को जन्म देता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण जो भी क्या उत्पन्न हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही हैं। समस्याएं अपने आप में कोई भी कैसी नहीं है, कठिन नहीं है। मतलब पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, पॉइंट तो आपको याद रखने हैं और अपनी मनोशैली से आप उनका क्या कर सकते हैं बेटा, आसानी से वर्णन कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगला चलते हैं, है ना, अगली समस्या की ओर चलते हैं। ठीक है बेटा, देखिए लोगों का जीवन स्तर कैसा हो जाता है, निम्न हो जाता है। समझ में आ गया। लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के बाद में जो भूमिगत जल स्तर है ना, भूमिगत जल स्तर का मतलब यहां बता देता हूं ना, ये धरातलीय सतह है और इस सतह के अंदर अपन पृथ्वी के कहां जाते हैं, भूगर्भ में जाते हैं, है ना। और पृथ्वी भूगर्भ में जो याद रखना, जो भौम जल पाया जाता है, जो भूमिगत जल पाया जाता है, जो कि वर्षा के जल पर क्या करता है, वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। समझ में आ गया। तो भूमिगत जल स्तर में भी लगातार आप देख रहे होंगे, है ना, भारत देश के आगे या भारत देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है जल संकट। समझ में आ गया। जिसे जल दुर्लभता या जल संकट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भूमिगत जल स्तर जो है लगातार ये भी कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कहें तो भूमिगत जल स्तर है वो भी गहराई की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जल भी अपने आप में लगभग एक कैसा संसाधन है, सीमित संसाधन है। कैसा संसाधन है भैया, सीमित संसाधन है। और सीमित संसाधन का मतलब क्या होता है,
यानी कि ये अपने आप में ऐसे 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 संसाधन होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका मानव अगर एक बार क्या कर ले, उपयोग कर ले, है ना। सीमित संसाधन की परिभाषा, सीमित संसाधन की परिभाषा, ठीक है ना। तो याद रख लेना बेटा ना, क्योंकि बात आई है सीमित संसाधन की, तो इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो सीमित संसाधन की परिभाषा में आपको क्या बता रहा हूं बेटा, कि ये अपने आप में वे पदार्थ होते हैं, वे संसाधन होते हैं जिनका अगर मानव, ठीक है बेटा, जिनका अगर मानव अपने जीवन में एक बार क्या कर ले, उपयोग कर ले, तो आने वाले भविष्य में ये सदैव के लिए क्या हो जाते हैं, लगभग समाप्त हो जाते हैं। जिनका पुनः क्या नहीं होता है, नवीनीकरण नहीं होता है। समझ में आ गया, जिनका लगातार क्या नहीं होता है, नवीनीकरण नहीं होता है। जो अपनी मात्रा में कैसे पाए जाते हैं, सीमित पाए जाते हैं, उन्हें ही याद रखना क्या कहा जाता है, सीमित संसाधन कहा जाता है। और बेटा सबसे बड़ी बात समझ में आ गया, सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो सीमित संसाधन होते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि वो अपनी मात्रा में कैसे होते हैं, सीमित होते हैं ना। जैसे कि एज एग्जांपल थोड़ा सा आपको और बताऊं मैं, पृथ्वी के भूगर्भ में अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है। इसके अलावा आपका बात करें प्राकृतिक गैस, इसके अलावा और भी अन्य खनिज हैं, लोहा है, टंगस्टन है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, सोना है, चांदी है इत्यादि। समझ में आ गया, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, कोयला है, ठीक है। तो बहुत सारे खनिज हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं। समझ में आ गया, तो ये अपनी मात्रा में कैसे पाए जाते हैं, सीमित पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ तीव्र आपको भारत में क्या देखने को मिल रही है, जनसंख्या वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जनसंख्या जब अपने आकार में जब लगातार ऐसे ही क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो इस तीव्र जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव कहां पड़ेगा, दबाव कहां पड़ेगा, सीमित संसाधनों पर पड़ेगा। समझ में आ गया, जिसके कारण ये जो सीमित संसाधन हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं, इनका अस्तित्व शीघ्र ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली क्या है बेटा, समस्या। क्या है भाई, समस्या। आगे देखते हैं ना, भूमिगत जल स्तर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसके अलावा किसी भी देश का या किसी भी व्यक्ति का जो आर्थिक विकास है वो भी कौन सी कैटेगरी में चला जाता है, निम्नता की ओर चला जाता है। इसके बाद में अगली समस्या है खाद्यान्न समस्या, ठीक है। खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो जाती है देश के समक्ष। जब लगातार जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगा, लोगों को खाने के लिए भी बराबर क्या जो बेटा अन्न जो है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया, खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेरा कहने का मतलब देश के अंदर देखना बेटा ना, खाद्यान्न समस्या से और भी समस्या आपको यहाँ थोड़ा सा और लिखूं, गरीबी उत्पन्न हो जाती है ना। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी का अनुपात बढ़ जाता है। समझ में आ गया। इसके अलावा कहें तो निर्धनता का अनुपात भी बढ़ जाता है ना। और खाद्यान्न समस्या के अभाव में, काय के अभाव में, खाद्यान्न समस्या के अभाव में याद रखना, लोग जो हैं काय का शिकार हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। काय का शिकार हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, लगातार, ठीक है, मानव जो है क्या कर रहा है, अपनी आकांक्षाओं को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगातार याद रखना, वनों के अंदर वृक्षों की क्या की जा रही है, अंधाधुंध कटाई की जा रही है। समझ में आ गया। जबकि मानव को यह पता होना चाहिए कि वन जो है, वृक्ष जो है, वो मानव जीवन के लिए कितने क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। समझ में आ गया। लेकिन नहीं, फिर भी क्या हो रहा है, वनों का कटाव। समझ में आ गया, वृक्षों से लकड़ियां काटी जा रही हैं। समझ में आ गया, क्या काटी जा रही है भाई, वृक्षों से लकड़ियां काटी जा रही हैं, जिसके कारण समझ में आ गया कौन कौन सी समस्याएं जो हैं अपने कौन से रूप में जा रही हैं, विकराल रूप धारण करती हुई जा रही हैं। सूखा पड़ता है। समझ में आ गया, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। समझ में आ गया, आज की डेट के अकॉर्डिंग भी आप देख लीजिए। समझ में आ गया, मानसून, भारतीय मानसून, समझ में आ गया, जो अरब सागर से चलता है, कहां से चलता है, अरब सागर से चलता है, जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। समझ में आ गया, जिस मानसून के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा या अरब सागर की शाखा के मानसून के द्वारा, या कहें तो ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा, जहां भारत देश में लगभग सर्वाधिक वर्षा होती है, होने को तो है ना, लेकिन लगभग परसेंट निकालें तो लगभग 90% क्या होती है भैया, वर्षा होती है। वो मानसून भी आज कैसा है, बिल्कुल नगण्य स्थिति में है। समझ में आ गया। होने को तो मैं कहूं तो बेटा आपको मौसम विभाग के द्वारा, समझ में आ गया, मौसम विभाग के द्वारा देखिएगा, यहाँ मैप का अपन यूज करते हैं। मौसम विभाग के द्वारा मानसून के आगमन का समय, 1 जून, कितना जून, मानसून के आगमन का समय 1 जून मौसम विभाग के द्वारा रखा गया है ना। तो 1 जून को जो है मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, है ना, कौन से राज्य में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ मानचित्र की ओर देखने का थोड़ा सा प्रयास करना, इसी तट पर, है ना, इसी पश्चिमी तट पर भारत का सबसे नीचे राज्य है केरल। कौन सा बेटा, केरल। और केरल राज्य में जो है मानसून क्या दे देता है, दस्तक दे देता है। समझ में आ गया। लेकिन फिर भी आज देख लीजिए आप, है ना, कितना समय हो चुका है, मानसून का जो 1 जून का जो समय निर्धारित किया गया है उसे निकले हुए कितना समय हो गया, लेकिन भारतीय मानसून का अभी भी कोई अता पता नहीं है। यही मानसून की सबसे बड़ी क्या है, विशेषता, कि मानसून में, भारतीय मानसून में अनिश्चितता, अनियमितता
और मानसूनी वर्षा जो होती है उसके वितरण में क्या पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे अगली समस्या। ठीक है भाई, निम्न आर्थिक विकास हो गया, वनों के कटाव के कारण सूखा पड़ता है, इसके अलावा बाढ़, समझ में आ गया, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं क्या करते हैं, जो नदियां तीव्र गति से बहती हुई आती हैं, समझ में आ गया, उनके वेग को क्या करते हैं, कम करते हैं, समझ में आ गया। मृदा प्रदन, समझ में आ गया, जब नदियां अपने कैसे रूप में बहेंगी, विकराल रूप में बहेंगी, समझ में आ गया, अनियंत्रित रूप में बहेंगी तो क्या होगा, मृदा का अप्रदन भी हमें देखने को मिलता है, समझ में आ गया। उसके बाद में अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समझ में आ गया, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण देखना बेटा क्या आ जाती है, गंदी बस्तियों या मलिन बस्तियों का जो है क्या हो जाता है, निर्माण प्रारंभ हो जाता है, समझ में आ गया। गंदी बस्ती या मलिन बस्ती, समझ में आ गया, यहाँ कहीं तो घर जो होते हैं गंदी बस्तियों में कोठरीनुमा होते हैं, समझ में आ गया, घरों में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी कैसी होती है, अधिक होती है। इन मलिन बस्तियों में जो लोग हैं वो अन्य प्रकार के या कहीं तो अनेक प्रकार के सामाजिक अपराधों, जैसे शराब पीने में, है ना, मदिरा का सेवन करने में, अपराध में, हत्या में, लूटपाट में आदि इन क्रियाकलापों में क्या पाए जाते हैं, संलग्न पाए जाते हैं। इन मलिन बस्तियों में कहीं तो जो सड़कें होती हैं, है ना, वो सड़कें भी कैसी होती हैं, संकीर्ण होती हैं, समझ में आ गया, कैसी होती हैं, संकीर्ण होती हैं, समझ में आ गया। गंदी बस्ती या इनको क्या कहते हैं, मलिन बस्ती, लेकिन इनका प्रादुर्भाव क्यों हुआ, इनका निर्माण क्यों हुआ, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, समझ में आ गया। इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, याद रखना, देश के अंदर आवास की क्या देखी जाती है, कमी देखी जाती है, समझ में आ गया। और आवास की कमी के साथ साथ, ठीक है बेटा, आवास की कमी के साथ साथ याद रखना गंदी बस्तियों और मलिन बस्तियों का क्या होता है, निर्माण होता है, समझ में आ गया। एक छोटा सा यहाँ थोड़ा जीके टाइप का प्रश्न और आपके लिए आ भी जाता है, 12th क्लास बोर्ड के एग्जाम के अंदर आ जाता है, नोटिस करना बेटा ना बेटा। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने से पहले उम्मीद कर रहा हूं बेटा आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, ठीक है बेटा, कोविड-19 के नियमों का पालन करते रहें, ठीक है बेटा, मास्क भीड़ भाड़ के इलाकों में अगर आप जा रहे हैं तो अपनाएं, समझ में आ गया, दूरी बनाए रखें। दूसरी बात बेटा ये है कि जो आपकी क्लासेस यहाँ ऑनलाइन चली हुई हैं, समझ में आ गया, जो भी टॉपिक बेटा मैं आपको लेके चल रहा हूँ, है ना, टोटल जो भी प्रश्न आपका चला हुआ है, जो भी टॉपिक आपका चला हुआ है, आपके 12th क्लास की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग चला हुआ है, जो भी आपका एनसीईआरटी के तहत जो आपका सिलेबस रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो बेटा मेरा आप सभी 12th क्लास के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे यही कहना है कि घर पर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, तो नोटबुक बिल्कुल अपने पास रखें, समझ में आ गया, और पेन, समझ में आ गया, खुद के सेल्फ नोट्स बनाते रहें, समझ में आ गया, कंटिन्यू बनाते रहें, और बनाने के बाद में घर पे भी इनको आप रिवाइज करें। बना लिया आपने, बनाने के बाद में इनको आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि यहाँ से वीडियो लगातार जारी होती रहेगी, समझ में आ गया, दबाव अपने ऊपर ना बढ़ने दें, समझ में आ गया, हाथ क्या जो पढ़ा दिया गया है उसको आप रिवाइज करते रहें, ठीक है बेटा, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है ये, ठीक है, और मुझे आशा है बेटा आप मेरी रिक्वेस्ट को फॉलो करेंगे, जरूर करेंगे, है ना बेटा। चलते हैं आगे। तो गंदी बस्ती के लिए मैं एक छोटा सा प्रश्न बता रहा था बेटा आपको, है ना, क्या बता रहा था कि एशिया की सबसे विशालतम गंदी बस्ती, समझ में आ गया, एशिया महाद्वीप की सबसे विशालतम गंदी बस्ती, समझ में आ गया, भारत जो है एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, और हमारे भारत देश में, ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे विशालतम गंदी पाई जाती है, सबसे विशालतम गंदी बस्ती पाई जाती है, जिसका की नाम है धारावी बस्ती, ठीक है, क्या नाम है भैया, धारावी, ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ना, क्या नाम है उस गंदी बस्ती का, धारावी बस्ती, क्या नाम है भैया, धारावी बस्ती, जो कि याद रखना किसके निकट है, मुंबई के निकट है, और मुंबई की लोकेशन कौन से राज्य में आ जाती है, कहीं तो महाराष्ट्र के अंदर आ जाती है, समझ में आ गया, यानी कि महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की अगर बात करें राजधानी मुंबई, और भारत की अगर आर्थिक राजधानी की बात करें, किसकी बात करें, अगर भारत की आर्थिक राजधानी की बात करें तो भी क्या निकलेगा, मुंबई, समझ में आ गया, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था कि एशिया महाद्वीप की सबसे विशालतम गंदी बस्ती का क्या बताइए, नाम बतलाइए। तो यहाँ धारावी बस्ती आपको याद रखना है, कई बार 1 नंबर के लिए प्रश्न बनकर आ जाता है, समझ में आ गया, कि एशिया महाद्वीप की सबसे विशालतम गंदी बस्ती का क्या बतलाइए, नाम बतलाइए, तो धारावी, समझ में आ गया बेटा, धारावी, क्या लिख दिया मैंने आपको, धारावी मुंबई के निकट है, समझ में आ गया, और मुंबई की लोकेशन महाराष्ट्र, समझ में आ गया, निकाल देंगे अपन, कोई दिक्कत बेटा, चलते आगे, है ना। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली बराबर क्या बतलाइए, समस्याएं बतलाइए, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट अगली क्वेश्चन पे अपन चलेंगे, है ना बेटा। तो प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों का क्या करने से उपयोग बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा, क्योंकि मानव जो है अल्प समय में ही क्या लेना चाहता है, अधिक लाभ लेना चाहता है, समझ में आ गया। इसलिए कृषि कार्यों में कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों का क्या बढ़ गया है, उपयोग बढ़ गया है, जिसका याद रखना बेटा मानवीय स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव
पड़ता है। दूसरी समस्या है जल प्रदूषण। क्या गया? जल प्रदूषण, जल की गुणवत्ता में क्या आना? कमी आना। समझ में आ गया? कहें तो क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। भूमंडलीय तापन, जैसे मैंने कहा आपको पृथ्वी के तापमान में क्या आने लगती है? वृद्धि आने लगती है। लगातार कौन सी गैस के उत्सर्जन के कारण? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण। समझ में आ गया? अशिक्षा, इसके अलावा बेरोजगारी, ठीक है बेटा। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण, और पर्यावरण प्रदूषण को भी मैंने 4 भागों में बांट दिया। इधर निकाल लेते हैं अपना, देखना बेटा इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ, ठीक है ना। ध्वनि प्रदूषण आ गया, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। इसके अलावा आगे देखिए बेटा, लोगों का जीवन स्तर जो है कैसा हो जाता है? निम्न हो जाता है। भूमिगत जल स्तर में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। इसके अलावा लोगों का आर्थिक विकास भी कैसा हो जाता है? निम्न हो जाता है। इसके अलावा खाद्यान्न समस्या, कौन सी आ गई? खाद्यान्न समस्या, गरीबी उत्पन्न हो जाती है, निर्धनता उत्पन्न हो जाती है। वनों के लगातार क्या होने के कारण? कटाव होने के कारण, या कहें तो बेटा वृक्षों की लगातार अंधाधुंध कटाई के कारण ये समस्याएं, सूखा, बाढ़, इसके अलावा मृदा अपरदन जैसी जो समस्याएं हैं क्या हो जाती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा अगली समस्या आपको मैंने बताया बेटा कि गंदी बस्तियों या मलिन बस्तियों में क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है, या कहें तो इनकी उत्पत्ति होती है। और एशिया महाद्वीप की, कौन सी भाई? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी विशालतम गंदी बस्ती का नाम निकालें तो मैंने आपको बता दिया क्या जाएगा? धारावी बस्ती, ठीक है। और धारावी बस्ती मुंबई शहर के पास है, निकट है, महाराष्ट्र के अंदर। किसके अंदर भाई? महाराष्ट्र के अंदर। तो ये हो जाता है भैया आपका तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली क्या हो गई? समस्याएं हो गई, ठीक है भाई। अगला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है भैया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ा ढंग से पढ़ करके आराम से, है ना, कोई जल्दबाजी करने की आपको जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, देखना ना कि भैया तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि की कोई 5 क्या बतलाइए? कारण बतलाइए। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कोई 5 क्या बताइए? कारण बतलाइए, ठीक है बेटा। ये प्रश्न बन गया आपका, क्योंकि एज एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना कि 1901 में हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 23 पॉइंट कितनी थी? 23.84 करोड़। 1901 की जनगणना के अनुसार 23.84 करोड़। और जनगणना हमारे पास में अब यहां पहुंच चुकी है 2011 तक। नवीनतम जनगणना कौन सी है? 2011। कौन सी है भाई? 2011। और 2011 की जनगणना के अनुसार बेटा हमारे भारत देश की जनसंख्या, बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, लगभग कितनी हो गई है? 121 करोड़। कितनी हो गई है? 121 करोड़। जी, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भारत की जनसंख्या में लगातार आपको तीव्र क्या देखने को मिल रही है? वृद्धि देखने को मिल रही है। समझ में आ गया? तो यहां हमारा प्रश्न अगला क्या बन गया कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी बराबर कोई क्या बतलाइए? 5 कारण बतलाइए जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि को क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या है? उत्तरदायी हैं, ठीक है। देखिए भाई, पहला पॉइंट, निम्न साक्षरता। दूसरा पॉइंट निकाल रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट बराबर परंपराएं, परंपराएं एवं रूढ़िवादिताएं। परंपराएं एवं आज भी हमारा भारतीय समाज जो है अनेक प्रकार की रूढ़िवादिताओं से जकड़ा हुआ है, ठीक है भाई। इसके अलावा अगला पॉइंट है संयुक्त परिवार। कौन सा परिवार? संयुक्त परिवार, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट निकालें, अगला कारण निकालें, उत्तरदायी कारण निकालें तो यहां बन जाता है पुत्र के जन्म को प्राथमिकता। किसके जन्म को प्राथमिकता? पुत्र के जन्म को प्राथमिकता दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। समझ में आ गया? पुत्र के जन्म को क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा अगला एक और कारण निकालें तो याद रखना जन्म दर जो है उसका कैसा पाया जाना? उच्च जन्म दर का पाया जाना। ये 5 कारण आपको याद रखने हैं। समझ में आ गया? देखिए, तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि के बराबर कोई क्या बतलाइए? 5 कारण बताइए। इससे पहले वाला प्रश्न आपका ये था कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं। लेकिन अब क्या कह रहा है प्रश्न? ध्यान दीजिएगा बेटा कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले जो आपकी समस्याएं हो चुकी हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा ये है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कोई 5 कारण। क्या भैया? 5 कारण जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या है? उत्तरदायी माने जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट,
तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए, ठीक है ना। निम्न साक्षरता, साक्षरता का परसेंट आज भी कैसा बना हुआ है देश में, निम्न बना हुआ है, समझ में आ गया, अति निम्न बना हुआ है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर आज भी याद रखना कई इलाके जो हैं, कई जो बात करें भारत के अंदर कई क्षेत्र ऐसे हैं आज भी जो आज भी बेटा अनेक प्रकार की परंपराओं और किन में जकड़े हुए हैं, प्राचीन रूढ़िवादिताओं में जकड़े हुए हैं, समझ में आ गया। पुत्र के जन्म को वो क्या मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, समझ में आ गया। या कहें तो लड़की के जन्म को वो आज भी क्या मानते हैं, एक अभिशाप मानते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद में अगला देखना संयुक्त परिवार, क्या गया, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब तो आप सभी जानते हैं, जहां पूरा परिवार एक साथ रहता है। और संयुक्त परिवार के अंदर क्या होता है, जो भी बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे के जन्म का जो भरण पोषण पर जो क्या आता है, खर्चा आता है, ठीक है। तो संयुक्त परिवार के अंदर किसी भी बच्चे के भरण पोषण का जो दायित्व होता है वो किसी यानी कहें तो माता पिता पर ना होकर के घर का जो मुखिया होता है उसके ऊपर चला जाता है, समझ में आ गया। तो बच्चे के भरण पोषण का जो खर्चा होता है उसके बारे में अनभिज्ञ कौन हो जाते हैं, माता पिता हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है ना, कि बच्चे के भरण पोषण में क्या आना चाहिए, तो पता नहीं चल रहा है, समझ में आ गया। तो संयुक्त परिवार के कारण क्या होता है, दंपति का मतलब माता पिता को बच्चे के भरण पोषण का जो है बिल्कुल भी क्या क्या क्या, क्या नहीं होता बेटा, पता नहीं होता है, अनभिज्ञ होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि संयुक्त परिवार जो है तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या हो जाती है, उत्तरदायी हो जाती है, ठीक है। पुत्र के जन्म को प्राथमिकता आज भी, है ना, लड़कों और लड़कियों के जन्म में क्या किया जाता है, भेद किया जाता है ना। लड़कों के जन्म को या कहें तो पुत्र के जन्म को क्या माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है, जबकि लड़कियों के जन्म को आज भी, है ना, भारतीय समाजों के अंदर याद रखना बेटा क्या 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 माना जाता है, एक अभिशाप माना जाता है। जन्म दर का बराबर कैसा पाया जाना, उच्च पाया जाना। और उच्च जन्म दर जो है अब हमारे देश में लगातार क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि याद रखना बेटा देश के अंदर स्वास्थ्य क्या जाएगा भाई, स्वास्थ्य प्लस याद रखना कौन सी सुविधाओं की वृद्धि के कारण, चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि के कारण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की क्या होने के कारण, वृद्धि होने के कारण याद रखना अब जन्म दर जो है लगातार कैसे होती जा रही है, उच्च होती हुई जा रही है। और जब जन्म दर कैसी होगी, और जब जन्म दर कैसी होगी, उच्च होगी, तो याद रखना जनसंख्या वृद्धि जो है बड़ी तीव्र गति से कहां की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है। तो इसका मतलब यहां दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, देखिएगा बेटा ना कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कोई 5 क्या बताइए कारण, बताइए कोई 5 कारणों में देखना बेटा। निम्न साक्षरता, साक्षरता का परसेंट कैसा बना हुआ है, निम्न बना हुआ है, यानी कि आज भी शिक्षित लोगों का अनुपात अधिक पाया जाता है। परंपराएं एवं रूढ़िवादिताएं, है ना, आज भी भारतीय ग्रामीण समाज जो है अनेक प्रकार की परंपराओं और किनमें रूढ़िवादिताओं से क्या है बेटा, जकड़ा हुआ है, समझ में आ गया। जो कि बात करें तो बात क्या निकल के आती है, परंपराओं और क्या के कारण, रूढ़िवादिताओं के कारण समाज में आज भी महिलाओं को जो है निम्न स्थिति से देखा जाता है। या कहें तो बेटा लड़कों के जन्म को क्या माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है, या लड़कों को कहें तो बेटा वंश को चलाने वाला माना जाता है, ठीक है। संयुक्त परिवार के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि बच्चे के भरण पोषण पर जो भी खर्चा आने वाला है, समझ में आ गया, उसका पता किसको नहीं चल पाता है, बोलिए किसको नहीं चल पाता है, बच्चे के माँ बाप को नहीं चल पाता है, समझ में आ गया। उसका मतलब संयुक्त परिवार जो है ये भी याद रखना बेटा काय के लिए जिम्मेदार है, काय के लिए उत्तरदायी है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। उसके अलावा अगला पॉइंट मैंने आपको बताया जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या बनता है, उत्तरदायी बनता है, क्या बना कि पुत्र के जन्म को क्या देना, प्राथमिकता देना, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट है उच्च जन्म दर, जन्म दर का कैसा पाया जाना, उच्च पाया जाना ही। ये कारण जो है बेटा यहाँ 5 कारण याद रख लेना, ठीक है। ये 5 कारण जो है याद रखना भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी क्या माने जाते हैं, कारण माने जाते हैं। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी 5 कारण, ठीक है। कोई 2 तो आपको या कोई 3 तो आपको हर हाल में याद रखने ही है, समझ में आ गया। 5 पॉइंट अपनी नोटबुक के अंदर नोटिस कर लेना बेटा, ठीक है ना। तो हमारा ये प्रश्न का आंसर हो चुका है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी, ठीक है, कोई 5 क्या बतलाइए, कारण बतलाइए, ठीक है बेटा। इससे अगला जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है भाई, देखते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या वितरण एवं घनत्व में क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं प्रश्न बना रहा हूं बेटा, यहां देखना ना, जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या वितरण एवं घनत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हमारा प्रश्न बन चुका है, ठीक है भाई। ध्यान दीजिए यहां हमें 2 डेफिनेशंस निकालने हैं
दो परिभाषाएं निकालनी है, एक तो जनसंख्या वितरण की कि जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है, और दूसरा मैंने यहाँ आपको अंडरलाइन कर दिया क्या, घनत्व। क्या कर दिया भैया, घनत्व। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन परिभाषा निकालेंगे यहाँ, सबसे पहले अपन जो यहाँ परिभाषा निकालेंगे वो परिभाषा निकालेंगे जनसंख्या वितरण की। क्या निकालेंगे भैया, जनसंख्या वितरण की। नोटिस कर लेना आप भी, है ना, कि जनसंख्या वितरण का मतलब क्या होता है। शॉर्टली मैं आपको बताऊं बेटा कि जनसंख्या वितरण का मतलब होता है कि जनसंख्या वितरण का संबंध, है ना, किसी क्षेत्र या कैसे होता है, स्थल से होता है जिस पर कि मानव जो है, ठीक है, जिस पर कि मानव जो है क्या पाया जाता है, वितरित पाया जाता है। समझ में आ गया। देखना तो जनसंख्या वितरण मैं परिभाषा लिख देता हूं, उस तरीके को प्रदर्शित करता है, उस तरीके को क्या करता है भैया, प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत मानव किसी दिए गए क्षेत्र या स्थल में वितरित की बसावट, ठीक है ना, वितरित पाया जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब सीधा सीधा है कि जनसंख्या वितरण का संबंध, क्या का संबंध, जनसंख्या वितरण का संबंध किसी क्षेत्र या कहें तो कैसे पाया जाता है, स्थल से पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, किसी क्षेत्र या स्थल से पाया जाता है, ठीक है जी। एक और परिभाषा निकालें तो जनसंख्या वितरण का मतलब ये होता है किसी क्षेत्र या स्थल में लोगों की बसावट कैसी है, लोगों की क्या कैसी है, बसावट कैसी है, ठीक है ना। ये तो हो गई आपकी जनसंख्या वितरण की परिभाषा। इसके बाद में प्रश्न में छुपा हुआ है हमारा एक और जो अंतर करने के लिए पूछ रहा है, जन घनत्व। क्या है भैया, जन घनत्व, ठीक है ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई, तो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व या जन घनत्व में क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो जनसंख्या वितरण का मतलब क्या होता है, जनसंख्या वितरण का मतलब सीधा सीधा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने नोटिस किया आपको, है ना, कि जनसंख्या वितरण जो होता है ये उस तरीके को, ठीक है, उस तरीके को क्या करता है, प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत, जिसके क्या बेटा, अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत मानव किसी दिए गए, यहां आ जाइए, है ना, यहां जिसके अंतर्गत मानव जो है किसी दिए गए टाइम में क्षेत्र या स्थल में क्या होता है, वितरित होता है। समझ में आ गया। बात के अंदर आपको जगह क्षेत्र और स्थल नजर आएंगे, समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ कह दिया मैंने आपको, इस क्षेत्र में लोगों की बसावट कैसी है, यहाँ नीचे आ गए तो यहाँ इस क्षेत्र में या स्थल में लोगों की बसावट कैसी है, और लोगों की बसावट लगभग याद रखना हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में कैसे निकल के आती है, अलग अलग, या कहें तो असमान निकल कर आती है। लोगों की बसावट कैसी है, कहीं पर, किसी क्षेत्र या किसी कहीं पर, स्थल पर। समझ में आ गया। तो यहाँ आ गया हमारा आंसर, है ना, कि यानी कि जनसंख्या वितरण जो है उस तरीके को क्या करता है भाई, प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत मानव किसी दिए गए क्षेत्र, यहां जाइए, है ना, किसी दिए गए क्षेत्र या स्थल में क्या होता है, वितरित होता है। तो इसका मतलब निकाल के मैंने आपको आगे दिया ना, कि जनसंख्या वितरण का संबंध याद रखना कैसे होता है, जनसंख्या वितरण का संबंध किसी क्षेत्र या क्या कैसे होता है भैया, स्थल से होता है, जिसे ही याद रखना काय के नाम से जाना जाता है, जनसंख्या वितरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जनसंख्या वितरण का जो है अंतर कैसे करवाना हमें, जनसंख्या वितरण और काय में, जन घनत्व में क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ अब घनत्व की परिभाषा निकाल लीजिए, पहले भी करा दिया मैंने आपको, ना, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को या लोगों की संख्या को ही याद रखना क्या कहा जाता है भैया, जनघनत्व कहा जाता है। तो यहाँ याद रखना, है ना, वितरण की परिभाषा समझ में आ गई। अब क्या निकालना है, जनघनत्व, और जनघनत्व का आंसर निकालने के लिए हमें यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करनी है। क्या की बात करनी है, प्रति वर्ग किलोमीटर की हमें क्या करनी है भैया, बात करनी है। समझ में आ गया। तो क्या निकला, जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, घनत्व या जन घनत्व कहा
जाता है। आगे आंसर, ठीक है। तो प्रश्न क्या बन गया अपना अगला, जनसंख्या वितरण और जनघनत्व में क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब शॉर्टली मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं बता देता हूं ना। जनसंख्या वितरण का संबंध कैसे निकला, जनसंख्या वितरण का संबंध किसी क्षेत्र या कैसे होता है, स्थल से होता है जिस पर कि कोई मानव जो है क्या पाया जाता है, वितरित पाया जाता है। समझ में आ गया, ये तो होता है जनसंख्या वितरण। जबकि अंतर कैसे करवा रहा है, जनघनत्व से। तो जनघनत्व का मतलब क्या निकला कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, कहां पे भाई, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, जनघनत्व कहा जाता है। आ जाएगा, अगला प्रश्न को चलते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा अगला प्रश्न हमारा याद रखना, वो आपको 12th बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण है। समझ आ गया, जहां हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं प्रश्न बना रहा हूं, है ना, आपका ध्यान जो मैं बोल रहा हूं वहां भी होना चाहिए कि मैं क्या प्रश्न बोल रहा हूं आगे। ठीक है ना भाई, तो क्या प्रश्न बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, है ना। भारत में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को वेरी मोस्ट कर लेना प्रश्न को, पहले कह रहा हूं, ठीक है ना। भारत में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले, क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले, ठीक है भैया। भारत में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या बताइए, कारक बतलाइए। प्रश्न को वेरी मोस्ट कर लेना, मैं भी यहाँ आपको हल्का सा इंडिकेट कर देता हूँ, PVM वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है भाई, देखिए बेटा, जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब कि भैया हमारे पूरे भारत देश में, याद रखिएगा बेटा, जनसंख्या का जो वितरण है सर्वत्र कैसा पाया जाता है, असमान पाया जाता है। इसका आंसर थोड़ा सा क्लियर करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं ना कि जनघनत्व और जनसंख्या का वितरण पूरे भारत देश में कैसा पाया जाता है, असमान पाया जाता है। देखिए बेटा, है ना, यहां थोड़ा सा आपको समझ में आ जाना चाहिए ना, यहाँ लगभग भारत में यहाँ उत्तर का विशाल मैदान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उत्तर का विशाल मैदान। देखो, एक तो है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं ना। और एक भारत का भाग है जिसका नाम है तटीय मैदान। क्या है भाई, तटीय मैदान। ये दोनों भारत के भौतिक भाग, कौन कौन से दो भौतिक भाग, भारत का उत्तर का विशाल मैदान और भारत के तटीय मैदान। याद रखना, यहाँ भारत की इन दोनों भौतिक भागों में भारत की, याद रखिएगा, भारत की सघन जनसंख्या पाई जाती है। कैसी, सघन, सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। कहां कहां पे, उत्तर का विशाल मैदान और भारत के कौन से मैदान, तटीय मैदान। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा ना, जहां भारत में आज भी वृहद जनसंख्या पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र, कौन से क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, जैसे अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला, कौन सा, हिमालय पर्वतमाला क्षेत्र, ठीक है भैया। और इसके अलावा बात करें पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ मरुस्थलीय क्षेत्र, कौन सा आ गया भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र। और मरुस्थलीय क्षेत्र का मतलब आप सभी जानते हैं, भारत का सबसे महान मरुस्थल है राजस्थान में। राजस्थान में विशेषता कहां फैला हुआ है, पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है, जिसका नाम किया जाता है थार का मरुस्थल। क्या जाता है भाई, थार का मरुस्थल। निकाल देंगे, ये हो गया, है ना। देखिए प्रश्न को दोबारा सुनिए, बोला ना, भारत में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले क्या बतलाइए, कारक बतलाइए। ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ा सा नोटिस कर लेना आपको, है ना, ध्यान रखना है कि आपने 11th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि भारत को भौतिक भागों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो भारत को भौतिक भागों की दृष्टि से टोटल याद रखना बेटा, कितने भागों में बांटा गया है, 6 भौतिक भागों में। कितने भौतिक भागों में, भारत को भौतिक भागों की दृष्टि से 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। यानी कि कहने का मतलब यह है बेटा कि भारत का भौतिक भाग या भारत का धरातल भी सर्वत्र कैसा नहीं है, समान नहीं है। और जब भारत का धरातल ही क्या नहीं है, बोलिए, जब भारत का धरातल ही क्या नहीं है भैया, समान नहीं है, तो याद रखना जनसंख्या का वितरण भी समान नहीं पाया जाता है। यानी कि जनसंख्या का वितरण भी असमान पाया जाता है। समझ में आ गया, यानी कि कैसे असमान वितरण कैसे आ रहा है जनसंख्या का, देखना एग्जांपल के तौर पर, उत्तर का विशाल मैदान और तटीय मैदान, ये तो भारत में कैसे बसे हुए हैं, सघन बसे हुए हैं। जबकि बात करें यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों की या भारत के अंदर कौन से क्षेत्रों की, मरुस्थलीय क्षेत्रों की, जहां विरल जनसंख्या पाई जाती है। समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे बताऊंगा इनको आपको, है ना, और थोड़ा सा डीपली, है ना। तो भारत के भौतिक भाग जो हैं, ये इनके अंदर भी क्या पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती हैं।
या भारत को भौतिक भागों की दृष्टि से भी कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। जब भारत का भौतिक स्वरूप ही क्या नहीं है? समान नहीं है, तो याद रखना जनसंख्या का घनत्व और वितरण भी क्या पाया जाता है? असमान पाया जाता है। देखना बेटा कारक, और कारक काय के लिए निकाल रहे हैं? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व एवं जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को, जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को क्या रखने वाले, क्या प्रभावित करने वाले, क्या करने वाले? प्रभावित करने वाले कारक। वेरी मोस्ट कर देना प्रश्न को, मैंने आपको पहले कह दिया, ठीक है ना। कोई 2 कारक तो आपसे पूछे ही जाएंगे, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। डायग्राम बना के समझा रहा हूं मैं आपको इस प्रश्न के आंसर को, ठीक है ना। पॉइंट निकालना आप भी, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम, ऐसे ही डायग्राम आप बनाना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है ना भाई। देखिए जैसा डायग्राम मैं आपको यहाँ बना रहा हूँ, ऐसा ही डायग्राम आप भी बनाएं, ठीक है बेटा। मेहनत तो आपको हर हाल में ही करनी पड़ेगी, और ये विचार भी त्याग दें कि यहाँ स्कूल ओपन होने वाले नहीं है। स्कूल ओपन होंगे और शीघ्र, अति शीघ्र होंगे, इसलिए मेहनत बोर्ड के विद्यार्थी बदस्तूर कंटिन्यू करते रहें। समझ में आ गया? एग्जाम होने वाले हैं, आपके एग्जाम होंगे इस बार। गवर्नमेंट आपके हर हाल में क्या लेने वाली है? एग्जाम लेने वाली है। तो अपन को तो बेटा कुछ नहीं, अपन को तो मेहनत करना है ना। क्यों? क्योंकि गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा था ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कीजिए और काय की इच्छा मत कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म करते रहिए कंटिन्यू। समझ में आ गया? फल ऑटोमेटिकली अपन को मिलेगा, ऊपर बैठा हुआ देने वाला है ना। चलते हैं बेटा प्रश्न की ओर, ठीक है भाई। तो भारत में जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है बेटा। देखिए कैसे पूछता है एग्जाम में, हाँ एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है? भौतिक कारक, और भौतिक कारक के अलावा अगला बना दिया मैंने इसी को कहते हैं भौगोलिक कारक। इसी को कहा जाता है, आगे और निकालूं तो इसी को कहा जाता है प्राकृतिक कारक। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है प्राकृतिक कारक, ठीक है। इनको भी बंद कर देते हैं अपन। यानी कि जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या बना दिया मैंने आपको? भौतिक कारक, या इसी को कहते हैं भौगोलिक कारक, या इसी को कहते हैं प्राकृतिक कारक। इधर निकाल देता हूं मैं आपको, है ना। इधर निकाल दिया मैंने आपको बेटा आर्थिक कारक। क्या निकाल दिया भाई? आर्थिक कारक, ठीक है। आर्थिक कारकों में देखना, नीचे बिंदु बिंदु निकालना आप भी, नीचे और, है ना। आर्थिक कारकों में निकाल लेता हूं मैं पहले, है ना। जैसे आ गया रोजगार के साधन, काय के साधन? रोजगार के साधन। रोजगार के साधन के बाद में आ गया प्रति व्यक्ति आय। क्या आ गया भाई? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के अलावा अगला पॉइंट आ गया उच्च वेतन। क्या आ गया भाई? उच्च वेतन। अगला पॉइंट आगे निकाले तो आगे बेटा खनिज, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। क्या आ गया? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसके अलावा आगे निकालिए शिक्षा की सुविधाएं, या कहें तो शिक्षा। क्या आ गया भाई? शिक्षा की सुविधाएं। क्या आ गया भैया? शिक्षा की सुविधाएं। इसके अलावा आगे अगला पॉइंट निकाले तो आ गया आय के साधन। आय के साधन, आय के साधन। इसके अलावा कॉमा लगा के यहीं एक और पॉइंट आगे निकालूं तो निकाल देना औद्योगिकरण। क्या निकाल देना? औद्योगिकरण, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट निकालें, लास्ट में निकाल देना नगरीयकरण। क्या निकाल देना? नगरीयकरण, ठीक है भाई जी। ऐसे ही यहाँ निकालिए कौन से कारकों के अंदर? भौतिक, भौगोलिक या प्राकृतिक कारकों के अंदर। सबसे पहला मैं यहाँ निकाल रहा हूँ उच्चावच। क्या निकाल रहा हूँ भैया? उच्चावच। उच्चावच का मतलब धरातल का बनावट, क्या धरातल का स्वरूप, ठीक है भाई। धरातल का स्वरूप कैसा है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट मैं यहाँ निकाल रहा हूँ बेटा, बन गया जलवायु। क्या बन गया? जलवायु बन गया। तीसरा प्रश्न यहाँ, तीसरा पॉइंट निकाले यहाँ पे तो बन जाता है जल की उपलब्धता। क्या बन गया? जल की उपलब्धता, ठीक है। अगला निकालिए चौथा पॉइंट यहाँ मृदाएं। यह निकाल दिया मैंने मृदा, ठीक है। और एक और पांचवा पॉइंट यहाँ निकालें तो बन जाता है प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है भाई। ये जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बतलाइए। कारक पूछा था तो कारक को भी मैं यहाँ याद रखना मोटे तौर पर कितने भागों में बांट रहा हूँ भैया? 2 भागों में बांट रहा हूँ, ठीक है ना। मोटे तौर पर होने को तो आर्थिक के अलावा सामाजिक कारक भी होते हैं, राजनीतिक कारक भी होते हैं। समझ में आ गया? राजनीतिक और सामाजिक कारक भी होते हैं, लेकिन उनको हमें थोड़ा डीपली गहराई से नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? हमें तो ये 2 कारक आपको हर हाल में याद रखने हैं। कौन कौन से?
जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले, ठीक है ना। एक तो यहां आ गया कि आपसे कहेगा कि जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो भौतिक या भौगोलिक या प्राकृतिक कारक बतलाइए, या ऐसे कहेगा कि जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक बतलाइए, आर्थिक कारक बतलाइए, ठीक है ना। घुमा फिरा के इन दोनों में से आता है कोई ना कोई, है ना। क्या कभी तो क्या पूछ लेता है एग्जामिनर, आर्थिक कारक बतलाइए, या कभी क्या पूछ लेता है भौगोलिक कारक, प्राकृतिक कारक, या कौन से बतलाइए, भौतिक कारक बतलाइए, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिए भौतिक कारकों में नोटिस करना बेटा, पहला है उच्चावच, समझा देता हूं इनको थोड़ा थोड़ा आपको, है ना, कि ये कैसे जनसंख्या के घनत्व और वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उच्चावच, या कहें तो उसको क्या क्या कहती है अपने, धरातल का स्वरूप, क्या कहती है, धरातल का स्वरूप। सुनना इस पॉइंट को, है ना, उच्चावच और धरातल का स्वरूप। उच्चावच और धरातल के स्वरूप का मतलब यह है, आपको बता चुका हूं मैं बेटा, कि भारत का धरातल जो है सर्वत्र क्या नहीं है, समान नहीं है, यानी कि भारत में धरातलीय विषमताएं पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको कहा था बेटा कि भारत में कहीं तो क्या पाया जाता है, हिमालय पर्वतमालाई प्रदेश पाया जाता है, भारत में कहीं तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश पाया जाता है, ठीक है। जैसा कि इधर देखिए मानचित्र की ओर, है ना बेटा, यहाँ उत्तर पूर्व में, भारत में यहाँ उत्तर पूर्व में, है ना, अर्धचंद्राकार आकृति में हिमालय पर्वतमाला पाई जाती है, जो कि नवीनतम पर्वतमाला मानी जाती है, ठीक है ना, नवीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। समझ में आ गया। एक भाग तो ये हो गया भारत का भौतिक भाग, ठीक है ना। इसके अलावा इधर देखिए, यहाँ आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है, गौर कीजिए थोड़ा सा ना, थोड़ा देखना डीपली जाके, है ना। यहाँ ये राजस्थान, राजस्थान के अंदर से यहाँ निकल के जाता है पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है थार का मरुस्थल, ठीक है भैया। यहाँ हिमालय पर्वतमाला के नीचे भारत के तीसरे भौतिक भाग की बात करते हैं तो यहाँ आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान, जो कि गंगा, यमुना और सतलज नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई उपजाऊ कौन सी मृदा के द्वारा बना हुआ है, कांप मृदा के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ उत्तर के विशाल मैदान के यहाँ इधर देखो नीचे दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो त्रिभुजाकार आकृति में, कैसी आकृति में, त्रिभुजाकार आकृति में, ध्यान रखना दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग फैला हुआ है। इसका मतलब अब तक भारत के कितने भौतिक भाग हो चुके हैं, 4। कितने हो चुके हैं, 4, ठीक है। इधर देखिए ये वाला जो आपको तट नजर आ रहा है भाई, ये वाला जो तट है आपका, ये है पश्चिमी तट, कौन सा है, पश्चिमी तट। और इधर देखना भारत के इधर दिशा है पूर्व, तो इसलिए याद रखना ये तट भी कौन सा हो जाता है, पूर्वी घाट या पूर्वी तट हो गया। और इन दोनों तटों को यानी कि पश्चिमी तट और कौन सा तट, पूर्वी तट, इन दोनों को मिला करके भारत का जो भौतिक भाग बनता है उसको मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, 5वां बन गया तटीय मैदान। कौन सा बन गया, तटीय मैदान। ये भारत का 5वां भौतिक भाग बन गया। तो भारत को भौतिक स्वरूपों की दृष्टि से बांट रहे हैं, बना ना। छठवां निकालिए, छठवां जो है यहाँ इधर देखिए, है ना, इधर आपको यहाँ भारत के मानचित्र के तीनों ओर, है ना, एक नीला नीला आपको आकृति नजर आ रहा है ना, आपको नीली प्रिंटिंग्स नजर आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, है ना। तो ये क्या है, भारत के तीनों ओर, भारत के तीनों ओर ये है जल, क्या है भैया, जल। इधर देखिए, इधर पश्चिमी तट के इधर जो आपको यहाँ ये वाला जल राशि नजर आ रहा है ना, इधर निकालना अरब सागर, भारत के बिल्कुल दक्षिण में, भारत के बिल्कुल दक्षिण में, अंग्रेजी वर्णमाला के एम की भांति, काय की भांति, अंग्रेजी वर्णमाला के एम की भांति भारत के बिल्कुल दक्षिण में फैला हुआ है हिंद महासागर, और भारत के इधर यहाँ पूर्व की ओर, कहां की ओर बेटा, पूर्व की ओर निकाल देना बंगाल की खाड़ी। तो इसका मतलब मैं आपको कह रहा था कि भारत का छठवां भौतिक भाग निकल के आएगा द्वीप समूह मालाएं। क्या निकल के आएगा बेटा, द्वीप समूह मालाएं। क्या निकल के आएगा भैया, द्वीप समूह मालाएं। द्वीप समूह मालाओं का मतलब देखिए भारत के 6 भौतिक भागों में, है ना, अरब सागर में आप देखना, मानचित्र उठाना आप घर पे, अगर आपके पास में आसपास में मानचित्र है तो उठाना। अरब सागर में आपको ऐसे छोटे छोटे आपको क्या नजर आएंगे, द्वीप नजर आएंगे, ठीक है, जो कि बन जाता है लक्षद्वीप। क्या बन जाता है भाई, लक्षद्वीप बन गया। और ऐसे ही इधर बंगाल की खाड़ी में भी आपको छोटे छोटे क्या नजर आते हैं, द्वीप नजर आते हैं, जिनको कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत को भौतिक स्वरूप की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। समझ में आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन से हैं, हिमालय पर्वतमालाई प्रदेश, दूसरा थार का मरुस्थल, तीसरा उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है भाई, चौथा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ठीक है भैया। इसके बाद में 5वां तटीय मैदान, और 6वां है द्वीप समूह मालाएं। कौन सी मालाएं, द्वीप समूह मालाएं, ठीक है ना। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, और भारत के अंदर एक और भौतिक भाग बराबर कौन सा, तटीय मैदान। समझ में आ गया। ये कैसे बसे हुए हैं, सघन बसे हुए हैं। समझ में आ गया, कैसे बसे हुए हैं, सघन बसे हुए हैं, है ना। देखिएगा थोड़ा सा बताया कम आपको, है ना। उत्तर का विशाल मैदान,
उत्तर का विशाल मैदान ये सघन बसा हुआ है ना। इसके अलावा भारत का कौन सा भौतिक भाग, तटीय मैदानी भाग भी कैसे बसे हुए हैं, सघन बसे हुए हैं, ठीक है ना। तो उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, इसके कारण नोटिस कर लेना कि उत्तर का विशाल मैदान क्यों सघन बसा हुआ है, ठीक है ना। उसका पहला कारण मैंने आपको यहाँ बताया था, क्या बना कि उत्तर का विशाल मैदानी भाग जो है, याद रखना ना बेटा, उपजाऊ कांप मृदा या उपजाऊ जलोढ़ मृदा जो कि नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई होती है, इस मृदा के द्वारा ये उत्तर का विशाल मैदान जो है क्या होता है, निर्मित होता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर का विशाल मैदान जो है उपजाऊ बराबर कौन सी मृदा के द्वारा बना हुआ है, कांप मृदा के द्वारा बना हुआ है। तो कांप मृदा के द्वारा बने हुए मैदान, दूसरा नोटिस करना, ठीक है ना, कि उत्तर का विशाल मैदान सघन क्यों बसा हुआ है, उसके लिए उत्तरदायी दूसरा कारण, ठीक है ना। दूसरा कारण बोल रहा हूं मैं आपको, सुनना बड़ा ध्यान से, है ना। तो उत्तर का विशाल मैदान जो है जब काय के द्वारा बना हुआ है, कांप मृदा के द्वारा बना हुआ है, तो कांप मृदा के द्वारा बने हुए मैदान कैसे होते हैं, समतल होते हैं एवं उपजाऊ होते हैं, समझ में आ गया। और जब याद रखना बेटा, उत्तर का विशाल मैदानी भाग जब कैसा होता है, समतल होता है, तो उत्तर के विशाल मैदानी भागों में याद रखना परिवहन के मार्गों का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। साथ में साथ नहरों का भी क्या पाया जाता है, सघनतम जाल पाया जाता है। समतल होने के कारण यहाँ तीव्र, याद रखना क्या पाया जाता है, औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास पाया जाता है, समझ में आ गया। इसके अलावा उत्तर का विशाल मैदानी भाग जो है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में याद रखना काय का उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। काय का उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है, आ जाएगा। इसीलिए याद रखना उत्तर का विशाल मैदानी भाग जो है कैसा बसा हुआ है, सघन बसा हुआ है ना। इसके अलावा ये देखना, ये एक और भाग बताया था ना आपको, भारत का कौन सा भाग, तटीय मैदानी भाग, ये भी भारत के अंदर कैसे बसे हुए हैं, सघन बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं, क्योंकि तटीय इलाकों के पास याद रखना जलीय राशि पाई जाती है, और जलीय राशि के कारण याद रखना इन तटवर्ती राज्यों में अधिकांशतः जलवायु कैसी पाई जाती है, समपाई जाती है, पहला कारण, है ना। तो लोग जो है याद रखना कैसे जलवायु वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, सम जलवायु वाले क्षेत्रों में रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, समझ में आ गया। जहां की जलवायु ना तो अत्यधिक क्या है, उष्ण है, ना तो अत्यधिक उष्ण है, गर्म है, और ना ही अति शीत है, समझ में आ गया। मीडियम जलवायु, सम जलवायु, समझ में आ गया। तो सम जलवायु वाला क्षेत्र होने के कारण याद रखना ये भारत के लोगों को क्या करता है, आकर्षित करता है। इन तटीय मैदानी भागों में सर्वाधिक मात्रा में, अगला कारण नोटिस करना, ठीक है ना, तटीय मैदानी वाले भागों में सर्वाधिक मात्रा में चावल प्लस मछली का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, समझ में आ गया। यहाँ का कहें तो यहाँ का अधिकांश भाग जो है वो भी काय में संलग्न पाया जाता है, कृषि में संलग्न पाया जाता है, और कृषि में या कृषि से संबंधित क्रियाओं में क्या होने के कारण, संलग्न होने के कारण ये तटीय मैदानी भाग भी याद रखना कैसे बसे हुए हैं, सघन बसे हुए हैं, समझ में आ गया, कैसे बसे हुए हैं, सघन बसे हुए हैं। जबकि इधर देखना, जबकि है ना पर्वतीय क्षेत्र कैसे होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, धरातल असमतल होता है, कठोर होता है, चट्टानी होता है ना, पथरीली जमीन पाई जाती है। इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र, भारत का थार का मरुस्थल, ध्यान दीजिए, थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल में आपने एक जिला निकाला था, क्या, जैसलमेर निकाला था। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जयपुर, ध्यान कीजिएगा, पिछला रिकॉर्ड, पिछला जो मैंने आपको पढ़ाया वो, ठीक है ना। क्या कहा मैंने आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जयपुर, 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका उल्टा कीजिए, इसका क्या कीजिए, उल्टा कीजिए, क्या बनेगा, राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा आएगा, जैसलमेर। मात्र कितना है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही यहाँ क्या पाया जाता है, जनघनत्व पाया जाता है। जैसलमेर जो कि पूरा कहाँ, लगभग यहाँ की लोकेशन निकाले तो कहाँ फैला हुआ है, थार के मरुस्थल में ही फैला हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, थार के रेगिस्तानी भागों में भी याद रखना जनघनत्व या जनसंख्या का वितरण कैसा पाया जाता है, असमान पाया जाता है। तो ये हो गया आपका उच्चावच या क्या हो गया, धरातल का स्वरूप। दूसरा है जलवायु, ठीक है ना। जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है, जो सर्वाधिक व्यक्ति को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो नोटिस कर लेना बेटा, कौन सी जलवायु लिखना है आपको, सम जलवायु वाले क्षेत्र जो है, याद रखना ऐसे इलाकों में जो मानव है अपने अधिकांश क्या बनाना पसंद करता है, अधिवास या आवास बनाना पसंद करता है ना। इसके विपरीत उल्टी जलवायु की बात कीजिए आप, है ना। जैसे मैं कह रहा था आपको, अगर किसी प्रदेश की जनसंख्या, अगर किसी प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है, अति शीत, अत्यधिक ठंडी, यानी कि वहां लगातार क्या पड़ रही है, बर्फबारी पड़ रही है, समझ में आ गया, हिम जम रही है, समझ में आ गया। इसके विपरीत मैं कहूं कि किसी प्रदेश की जलवायु कैसी है, अति उष्ण, अति गर्म, समझ में आ गया, जहां अत्यंत कहें तो ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड पवनें चलती हैं, गर्म पवनें चलती हैं, जिनको लगभग हमारे राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, समझ में आ गया।
तो अत्यधिक कैसी जलवायु होने के कारण भी, अत्यधिक शीत और अत्यधिक उष्ण जलवायु होने के कारण भी व्यक्ति जो है ऐसी जलवायु वाले क्षेत्रों में क्या करता है बेटा, रहना पसंद नहीं करता है, ऐसे इलाकों में अपने आवास नहीं बनाता है। तो बताओ जनसंख्या और जनसंख्या का वितरण प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन कौन कर रहा है प्रभावित? जलवायु। कौन कर रहा है बेटा? जलवायु। दूसरा आ जाइए जल की उपलब्धता। सीधी सी बात है ना, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, आपने पढ़ा होगा ना। तो जल जो है मानव जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी क्या है, एक संसाधन है। समझ में आ गया? तो जहां जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता बड़ी आसानी से पाई जाती है, समझ में आ गया? व्यक्ति के कई क्रियाकलाप तो ऐसे हैं जो काय के माध्यम से पूरे होते हैं, जल के माध्यम से ही पूरे होते हैं। तो जल की उपलब्धता जिन जिन क्षेत्रों में बड़ी क्या आसानी से पाई जाती है, समझ में आ गया? तो वहां जनसंख्या जो है कैसी पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन जहां दूर दूर तक, समझ में आ गया, जल का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, भारत के उन क्षेत्रों में याद रखना जनसंख्या का वितरण कैसा पाया जाता है, असमान पाया जाता है, या कहें तो बेटा विरल जनसंख्या पाई जाती है। पॉइंट इजी है। पॉइंट कैसे हैं? इजी हैं, आपको याद रखने हैं, समझ में आ गया? पढ़ना हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, अगला चलते हैं मृदा। भारत में लगभग कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं? भारत में लगभग 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, समझ में आ गया? और ये पाई जाने वाली मृदाएं भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, समझ में आ गया? जैसे सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है भारत में? कांप मृदा। कौन सी होती है? कांप मृदा, या कहें उसको जलोढ़ मृदा, समझ में आ गया? क्योंकि नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई होती है, समझ में आ गया? इस मृदा में लगातार कहें तो मृदा की परतों का लगातार क्या होता रहता है, नवीनीकरण होता रहता है, समझ में आ गया? उपजाऊ मृदा होती है। इसलिए यहाँ इस मृदा वाले भागों में, कौन सी मृदा वाले भागों में, ध्यान दीजिए, कौन सी मृदा वाले भागों में? कांप मृदा। कौन सी मृदा? कांप मृदा। या कहें तो बेटा भारत के अंदर जिन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का क्या पाया जाता है, जमा पाया जाता है, ये भाग भारत के कैसे बसे होते हैं, सघन बसे होते हैं, समझ में आ गया? इसके अलावा देखिए बेटा, इसके अलावा अगर मृदा है अलवणीय, कैसी है भाई? अलवणीय, या कहें मृदा है क्षारीय, ठीक है, या मृदा की बात करें अम्लीय, बात एक ही है, ठीक है ना? अगर मृदा कैसी है? अलवणीय, कैसी है? अलवणीय, क्षारीय या अम्लीय, तो ये भारत के अंदर पाई जाने वाली लगभग कहें तो अनुपजाऊ मृदा है। और ये मृदा जहां जहां पाई जाती है वहां अधिकांशतः याद रखना बंजर भूमि का ही जो है एक क्षेत्र जो है हमें क्या होता है, दृष्टिगोचर होता है। तो ये मृदा अपने आप में कैसे हो जाती है, अनुपजाऊ मृदा हो जाती है। और ऐसी मृदा वाले भागों में याद रखना बेटा जनसंख्या का वितरण जो है वो भी कैसा पाया जाता है, असमान पाया जाता है। या इस मृदा वाले भागों में जहां की मृदा कैसी पाई जाती है, अनुपजाऊ पाई जाती है, उन क्षेत्रों में, भारत के उन भागों में, समझ में आ गया, जनसंख्या जो है अति विरल पाई जाती है, या कहें तो विरल जनसंख्या पाई जाती है। आ जाएगा? कोई दिक्कत? चले आगे, बोलो, चलते आ गया ना? तो ये हो गया आपका क्या, मृदा। क्या हो गया? मृदा। अगला है प्राकृतिक वनस्पति। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति का मतलब भारत में वनों को भी कई भागों में बांटा गया है, समझ में आ गया? तो वन का मतलब क्या होता है कि भारत में कई भाग तो ऐसे हैं जहां अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। सघन वन का मतलब मैं कहूं तो आपको सदाबहार वन पाए जाते हैं ना। तो सदाबहार वनों की विशेषताएं क्या होती हैं कि ये वन जो होते हैं सदैव हरे भरे होते हैं, समझ में आ गया? और वन जो होते हैं, इन वनों में जो वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल पास पास। कैसे होते हैं? पास पास, समझ में आ गया? पास पास का मतलब इनके मध्य में क्या नहीं पाई जाती, दूरी नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सघन होते हैं। सूर्य का प्रकाश भी, काई का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी इन वनों के अंदर कहां तक नहीं पहुंच पाता है, वृक्षों की जड़ों तक, या कहें तो धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि ये कैसे पाए जाते हैं, सघन पाए जाते हैं, समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या होता है कि वृक्षों के मध्य में क्या नहीं पाई जाती हैं, सदाबहार वनों में दूरियां नहीं पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ जंगली जानवरों का क्या पाया जाता है, लगभग आतंक पाया जाता है। और ऐसे वनों वाले भागों में, हाँ, जहां वनस्पति जो है कैसी पाई जाती है, सघन पाई जाती है, वहां जंगली जानवरों के आतंक के कारण, समझ में आ गया? जंगली जानवरों के आतंक के कारण क्या होता है, मानव की बसावट में बेटा बहुत कम पाई जाती है, या जनगणत कहें तो बहुत कम पाया जाता है, समझ में आ गया? जनसंख्या विरल पाई जाती है, समझ में आ गया? इसके विपरीत बात करें, जहां प्राकृतिक वनस्पति कैसी होती है, दूर दूर पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? दूर दूर पाई जाती है, जहां वनस्पतियां दूर होती हैं, समझ में आ गया? जहां पेड़ पौधे दूर दूर पाए जाते हैं, समझ में आ गया? तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, जंगली जानवरों का जो आतंक है वो भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। और ऐसी प्राकृतिक वनस्पति वाले क्षेत्रों में याद रखना लोगों की बसावट भी कैसी पाई जाती है, सघन पाई जाती है, समझ में आ गया? कैसी पाई जाती है, सघन पाई जाती है। तो बेटा ये आपके पांचों पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए आपको, समझ में आ गया? भौतिक कारक हैं, कौन से कारक हैं, भौतिक कारक हैं। भौतिक कारक को मैंने कहा भौगोलिक कारक भी कहते हैं और प्राकृतिक कारक भी कहते हैं। और ये वो कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व और वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कोई दो पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम के अंदर, कितने पूछे जाते हैं, कोई दो, 5 हैं, याद कर लेना पांचों को, पांचों पॉइंट याद कर लेना। बाकी कितने पॉइंटों का लगभग हमें वर्णन करना होता है, 2 ही पॉइंटों का हमें वर्णन करना होता है ना। तो प्रश्न
इसको मैंने कह दिया आपको वेरी मोस्ट करना है ना, बार बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक, भौगोलिक और प्राकृतिक कारक बतलाइए। इसमें 5 पॉइंट मैंने आपको निकाल दिए। उच्चावच, धरातल का स्वरूप, दूसरा जलवायु, ठीक है, तीसरा जल की उपलब्धता, चौथा मृदा, और अगला पॉइंट निकाला मैंने आपको प्राकृतिक वनस्पति। ऐसे भी आता है और कभी कभी ऐसे ना पूछकर क्या कहता है कि भौतिक भौगोलिक ना बतलाते हुए, याद रखना यहाँ ये कौन से आर्थिक कारक, समझ में आ गया। तो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक बतलाइए, आर्थिक कारक बतलाइए। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आपको ये भौतिक या भौगोलिक कारक समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गया। इससे बेटा जो नेक्स्ट अगला वीडियो हम लेके आएंगे आपका टॉपिक को, इसी को आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, है ना। याद रखना कौन सा है, आर्थिक कारक। कौन से कारक है बेटा, आर्थिक कारक। और आर्थिक कारक भी जनसंख्या घनत्व और वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनको मैं समझा दूंगा आपको, है ना बेटा, थोड़ा गहराई से डीपली इनको भी मैं आपको समझा दूंगा आगे नेक्स्ट। ठीक है बेटा, ओके बेटा, घर पढ़ते रहें, कंटिन्यू पढ़ते रहें। अपने बेटा जो नोटबुक आपने बनाया हुआ है, सारे प्रश्न जो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ बारी बारी से, है ना, नोटिस करते रहें और उनको घर पे रीड भी करते रहें। ऐसा नहीं कि बस हम नोट्स बनाते हुए जा रहे हैं, उनको घर पे पढ़ते हुए रहें। ठीक है बेटा, ओके बाय।